हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो है विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल थ्रू एयर एंड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एयर। क्या मतलब है इसका? मतलब हम देखेंगे कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें आयरन में क्या डिफरेंस आता है जब वो पास ऑन होती हैं और जब वो एयर में होती हैं तब क्या डिफरेंस आता है। ठीक, तो यही चीज़ें हम देखेंगे। कुछ लॉज को डिफाइन करेंगे जो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, जैसे बायोट-सैवर्ट्स लॉ और है आपका एम्पियर्स लॉ। तो ये दोनों लॉज भी हम देखेंगे। अब देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। तो चलिए, पहला बेसिक्स जो है वो है आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक, अब देखिए परमिएबिलिटी क्या होती है पहले तो ये समझिए, उसके बाद हम आएंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव के ऊपर। तो देखिए, परमिएबिलिटी का क्या मतलब है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी भी मटेरियल में पास कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो उसको। और उसकी जो वैल्यू होती है, देखिए एयर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो कितनी एयर उनको परमिएबल बना रही है, मतलब कितना अलाउ कर रही है एयर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसकी जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 फील्ड लाइंस पर मीटर एयर अलाउ करेगी। ठीक, यानी 1 मीटर के हिसाब से इतनी फील्ड लाइंस एयर अपने थ्रू पास ऑन करती है। ठीक, तो ये इसका मतलब है। जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो है म्यू नॉट। ठीक, एयर में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एयर में जो आपकी परमिएबिलिटी है वो म्यू नॉट होती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका है म्यू नॉट। ठीक, अब देखिए हमने बात कर ली एब्सोल्यूट, सॉरी अभी हमने बात की परमिएबिलिटी की, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव की। ठीक, तो देखिए एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी वो है जो कि हम एयर के लिए मेजर करते हैं। समझ में आया? एयर की परमिएबिलिटी कितनी है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो हमने देखिए सबसे कॉमन चीज़ क्या है? एयर है। तो हमने एयर को ही मान लिया कि हम इसकी को कंसीडर करेंगे, तो हमने क्या बोल दिया, इसको एब्सोल्यूट बोल दिया कि हम इसको एज अ बेस लेके कंसीडर करेंगे। अब रिलेटिव का क्या मतलब है? देखिए, रिलेशन या फिर रिलेटिव जो है वो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, उसको हम रिलेटिव बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं, दूसरी ट्रेन को आप देखते हैं तो आप की स्पीड उस ट्रेन के रिलेटिव में ही देखी जाएगी। ठीक, या फिर उसमें कोई बैठा आदमी है, जब वो स्पीड आपकी ट्रेन की स्पीड को एक्सपीरियंस करेगा तो वो उस अपनी ट्रेन के रिलेटिव में करेगा। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आपको किसी भी मटेरियल की, मान लीजिए वो मटेरियल आपका आयरन है या फिर कोई और भी मटेरियल, प्लास्टिक है, कुछ भी है, अगर आपको उसकी परमिएबिलिटी देखनी है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एयर देखेंगे। तो क्या हो जाएगी आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये चीज़। इसका क्या मतलब हुआ? म्यू तो है जो आपकी, देखिए ये आपकी उस मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है वो है, जिसको आप एब्सोल्यूट या एक्चुअल जो भी बोल दो, और जो म्यू नॉट है वो है आपकी एयर की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक, तो ये आपने क्या किया, जिस भी मटेरियल की परमिएबिलिटी आपको देखनी है विद रेस्पेक्ट टू एयर ही देखनी है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपकी होती है म्यू नॉट म्यू आर। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल होगी आपकी म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर। ठीक, तो ये रिलेशन का ध्यान रखिएगा, कहीं भी यूज़ होगा तो आपकी हमेशा रिलेटिव परमिएबिलिटी यूज़ होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी मटेरियल, अगर आप एयर ही ले रहे हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि आपको पता है, सॉरी, म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि आपको पता है म्यू आर जो होता है वो किसके इक्वल है, आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो अगर आप एयर की परमिएबिलिटी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे म्यू और म्यू नॉट दोनों इक्वल होंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू आर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1। ठीक, मतलब एयर के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 है। अब मान लीजिए आपका आयरन है, ठीक, या फिर कोई एलॉय है जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है कि उसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाए। तो आयरन इन सब के केस में क्या होता है, जो परमिएबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या मतलब है इसका, मतलब वो बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास ऑन होने देता है, ठीक, एज़ कंपेयर टू एयर। तो वही है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर यहाँ पे 8000 दिया गया है, किसका है वो, सॉफ्ट आयरन का। ठीक, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं है कि आपने हाथ से दबाया वो दब गया, और हार्ड आयरन का ये मतलब नहीं है कि आपने काफ़ी हार्ड होगा वो। यहाँ पे जो हम सॉफ्टनेस और हार्डनेस की बात कर रहे हैं ये रिलेटिव है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, आपको पता है BH कर्व के बारे में, ये होता है आपका H और ये है आपका, इसको साफ सुथरा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये जो लाइन है आपकी ये है H और ये है आपकी B। ठीक, तो BH कर्व आपको क्या बताता है, कोई भी मटेरियल है वो पहले मैग्नेटाइज होगा, फिर वो कुछ डीमैग्नेटाइज होता है। इसी तरीके से आप कुछ कर्व बनाते हैं, ठीक, जिसको आप हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं। वो कुछ ऐसा दिखता है, आपको पता होगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है इसमें, कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इतनी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए। ठीक, तो अगर ये हार्ड मटेरियल है तो उसको मैग्नेटाइज करना आसान होगा, अगर सॉरी डिफ़िकल्ट होगा। अगर वो सॉफ्ट है तो उसको मैग्नेटाइज करना उतना ही आसान होगा। ठीक, मतलब क्या होगा, ये जो एरिया है सॉफ्ट मटेरियल में बहुत छोटा होता है और हार्ड मटेरियल में ये काफ़ी वाइड होता है। ठीक, तो यही डिफरेंस है सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल में। बेसिकली जो आपका हार्ड मटेरियल है इसका एरिया ज़्यादा है तो लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, विद रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यही है सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन। देखिए सॉफ्ट आयरन की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 8000 के आसपास है। अब यहाँ से क्या चीज़ समझने वाली है, देखिए आपने दो मैग्नेट्स लिए, एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही थी। अभी के लिए हमने माना है कि इनके बीच में एयर है, तब आपकी फील्ड लाइंस ऐसी हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन रिंग इनके बीच में रख दी, तो होगा क्या, पहले ये लाइंस एयर में ट्रैवल कर रही थी, अब ये एयर में न ट्रैवल करके इस रिंग में ट्रैवल करेंगी। क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है ये रिंग इसको बहुत ही आसान पाथ प्रोवाइड कर रही है एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक, एयर में इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्लो करने के लिए, और वही इस रिंग में जो है वो बहुत कम रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्लो करने। तो ये रिंग में पाथ ले लेगी और यहाँ पे आके सेंटर हो जाती हैं, ये क्लस्टर हो जाती हैं जिसको आप बोल सकते हो, और एयर से नहीं पास होंगी। तो ये काम होता है। देखिए जो भी हम मशीन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या कोई भी मशीन हो, कोर लगाते हैं, तो कोर का यही काम है कि जो भी फ्लक्स है वो एयर से ना हो करके उसके थ्रू फ्लो हो, और वो फ्लक्स आसानी से दूसरे मटेरियल जो भी आपका दूसरा पोल है जिसको आप साउथ पोल बोलते हो वो वहाँ तक एंटर हो जाए। ठीक, विदाउट कंसिडरिंग मच लॉसेस।
तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ऑफ हाईली परमिएबल मटेरियल, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि क्या होगा अगर आपका परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो बहुत आसानी से आपको मैग्नेटिक मटेरियल अलाउ करेंगे उसको दूसरे अपने थ्रू पास होने में। अब चलिए बात करते हैं लॉस की। तो जो पहला लॉ है आपका वो है बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक, इसे आपने अपनी 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। बहुत ही आसान लॉ है। क्या कहता है ये लॉ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसके द्वारा आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी दूरी पे निकालनी है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए और अपनी फील्ड को निकाल लीजिए। ठीक, अब आपको पता है कि फील्ड और जो फ्लक्स हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे ये रहा ये फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब ये थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा समझ लीजिए क्या कहता है ये। देख ली, मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक, और ये कोई करंट कैरी कर रहा है आई, और हमें यहाँ कहीं पे निकालना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइन जिसको आप बोलते हैं वो होगी, या फिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये आपको निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला सजेस्ट किया गया। क्या था वो फॉर्मूला? कि पहले आप मान लीजिए कि एक छोटा सा सेक्शन जिसकी लेंथ थी डी एक्स, ठीक, उसकी डायरेक्शन क्या रखी गई? करंट की डायरेक्शन में। ठीक, ये जो वेक्टर डी एक्स है इसकी डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में है। अब कुछ लोग इस डी एक्स को डी एल भी लिखते हैं, तो आप चाहो तो उसको डी एल लिख लो या कुछ भी लिखना है। अगर टोटल लेंथ एल मानी है या टोटल लेंथ एक्स मानी है तो छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या होगा? आपका डी एल या डी एक्स होगा। तो इस छोटे से हिस्से से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो आपने मानी आर है। ठीक, अब देखिए ये आर जो है इसके दो हिस्से होंगे, एक तो इसका डायरेक्शन होगा, ठीक, और एक इसका क्या होगा कि इसमें कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास। तो हम इसको आर वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर आपको पता है क्या होता है, उसमें कुछ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ डायरेक्शन होती है, तो हमने इसे आर वेक्टर लिख दिया। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक में मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स लाइंस निकालनी है तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा वो फॉर्मूला? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू और। ठीक, ये आपकी हो गई। मान लीजिए हो सकता है वो एयर हो तो ये खाली म्यू नॉट हो जाएगा। अगर वो कोई और मटेरियल है, मान लीजिए ये आपका जो कंडक्टर है वो पानी में डूबा हुआ है या मिट्टी में डूबा हुआ है, ठीक, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसीलिए हमने इसका यूज़ किया है। अपॉन 4 पाई, ठीक, इनटू आई कितनी करंट थी, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये मेन फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। इसी मेन फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। तो देखिए क्या हम कर सकते हैं। अब ये जो आर है आपका, इस आर को, यानी आर जो वेक्टर है ये आर, ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसका कुछ मैग्नीट्यूड पार्ट होगा और कुछ आपका डायरेक्शन वाला पार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया हुआ है वो आपका डायरेक्शन वाला हिस्सा है, ठीक, जिसको कई लोग आर कैप से भी बोलते हैं।
तो जो मैंने पीडीएफ बनाई है उसमें ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर अलग अलग हैं, ठीक। तो जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक। अगर आप यहाँ पे वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तब ये आर स्क्वायर होगा, और अगर आप यहाँ पे सीधे सीधे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाला हिस्सा यूज़ कर रहे हैं तो ये आर क्यूब होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं आर कैप इंटू मैग्नीट्यूड पार्ट यानी मॉड ऑफ आर, ठीक। तो ये आर और इसमें से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर बचेगा, और सिर्फ आर कैप, यहाँ पे भी आप चाहो तो कैप लिख सकते हो, तो आर कैप आपका डायरेक्शन वाला हिस्सा है, ठीक है। आई होप इतना चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आप चाहो तो उस पार्ट को जो आपने छोटा सा हिस्सा लिया था उसको हम फिर क्या करेंगे, पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ। ये इसमें ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आप लोगों को चीज़ें पढ़ी हुई होंगी और कहीं ना कहीं आप इसे EMFT में भी पढ़ेंगे ही, ठीक। तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा नहीं, मेरा काम है सिर्फ आपको बेसिक्स बता देना। अब अगला है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल होती हैं उतने ही जितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है। मतलब क्या है, आप इस डायरेक्शन को पढ़िए, डेफिनेशन को। दिस लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच अलोंग एनी आर्बिट्ररी क्लोज पाथ इज इक्वल टू करंट इनक्लोज बाय द पाथ, ठीक। क्या कह रहा है कि ये जो एच है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सीधे सीधे आप पे डिपेंडेंट है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, जितना भी आप एक उसके अराउंड क्लोज पाथ सराउंड कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ से एक फॉर्मूला बन के आया, क्या आया, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई। देखिए लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल 3 होते हैं, ठीक। तो लाइन इंटीग्रल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई कंडक्टर था, ये कुछ करंट फ्लो कर रही थी इसमें आई, ठीक। अब इसमें जो आई करंट है ये यूनिफॉर्मली फ्लो होगी इस कंडक्टर में, और मान लीजिए आपको ये जानना है कि इससे कुछ दूरी पे या फिर थोड़ी दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इस सर्कल से जितनी भी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही होंगी उसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो हमें एच की वैल्यू पता चल जाती है। तो लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है, लाइन इंटीग्रल का यही मतलब है कि आपने एक लाइन का यूज़ किया। अगर सरफेस होता तो मैं एक पूरी सरफेस का यूज़ करता, मतलब पूरी एरिया का यूज़ करता। अगर वो वॉल्यूम होता तो मैं एक पूरे के पूरे वॉल्यूम को यूज़ करता, हो सकता है वो डब्बा होता या कुछ भी क्यूब होता। तो ये 3 चीज़ें हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। तो अभी हम लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस लाइन से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं उसको कैलकुलेट करना है। वो सर्किटल एम्पियर सर्किटल लॉ ने बताया कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो जो भी करंट इससे पास मतलब इनक्लोज हो रही है उसी के इक्वल होगा। तो वहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आया है कि एच डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल को हम इससे बताते हैं इक्वल्स टू टोटल करंट इनक्लोज्ड, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसकी लेंथ अगर रेडियस अगर आर है तो इस लाइन की जो सर्कल की जो लेंथ होगी
वो 2πr हो जाएगी। ठीक, तो ये 2πr dl की जगह आप डाल सकते हो इन केस ऑफ रिंग, या फिर जो भी लाइन आपने बनाई है। तो यहाँ से जो आपका h आ जाएगा वो आ जाएगा आपका I/2πr। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे पाई डी बोल लीजिए या पाई आर बोल लीजिए, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या दिया गया है, एन एयर कोर टोरॉइड कॉइल, जो आपको इसमें फिगर नहीं बनाई गई है, हैज़ 3000 टन एंड कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ जो है मैग्नेटिक सर्किट की वो है 15 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताइए। तो देखिए इसमें आपको डायग्राम की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली आपको डाटा निकालना है। एन दिया गया है, आई दिया गया है, एरिया दिया गया है, लेंथ दी गई है। ठीक, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो आपको पता ही है क्या यूज़ करना है, एमएमएफ का यूज़ करना है। एन आई इक्वल्स टू होता है एच इंटू एल। तो एच निकालने के लिए एमएमएफ डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक, लेंथ आपको कितनी दी गई है 15 इंटू 10⁻⁻²। उसके बाद आपको फ्लक्स डेंसिटी एच मिल गया, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। और अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो आप EMFT में सारे क्वेश्चन करेंगे ही। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एवरीवन।